जे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब, नमस्कार नाजरीन। आप देख रहे हैं दूरदर्शन उर्दू का बेहद ख़ास प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक। नाजरीन, प्रोग्राम के आज के शुमारे में बात होगी भारत सरकार के एक बेहद ही अहम, बेहद ही मकबूल और कामयाब प्रोग्राम मिशन इंद्रधनुष की। एक ऐसा मिशन जो हमारे आने वाली नस्लों की सेहत और उसकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा है। एक ऐसी मुहिम, एक ऐसी ज़बरदस्त कोशिश जो बच्चों की और हामिला ख़वातीन के वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन से जुड़ी है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बेहद ही ख़ास मेहमान जुड़े हैं। जनाब विकास दिकव सर, आप सीनियर मेडिकल साइंटिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से। बहुत बहुत खैर मकदम है सर आपका इस प्रोग्राम में। और साथ ही हमारी एक दूसरी मेहमान हैं सुयशा गुप्ता जी, आप डाइटिशियन हैं एम्स में। बहुत बहुत खैर मकदम है आप दोनों का। प्रोग्राम का आगाज़ करें इससे पहले आइए चलते हैं, देखते हैं एक रिपोर्ट जो रोशनी डालती है इस मिशन पर, जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष एक ऐसा मिशन जिसकी शुरुआत 2014 में भारत में हामिला ख्वातीन और 2 साल से कम उम्र के बच्चों में वैक्सीन कवरेज को बेहतर बनाने के लिए की गई थी। मुल्क में बहुत से बच्चे ऐसे थे जो टीकाकारी की सहूलियत ना मिलने की वजह से खसरा, डिप्थीरिया, टीबी, टेटनस और दूसरे जानलेवा बीमारियों से महफूज नहीं थे। मेरा नाम दिलवा जहां है और मैं शहीद नगर में। मैंने 1 महीने पहले शुरू करा टीका लगवाना। सबसे छोटे के तो 4 लग गए, 3 लग गए और इसके सब हो गए। टीवी के जरिए से पता चला है और टीवी में देखते हैं और ये पोलियो वाले आते हैं तो ये बताते हैं। अब टीकाकारी न सिर्फ हर तबके को आसानी से दस्तयाब है, बल्कि हर घर में बीमारियों से बचाव के बारे में बेदारी भी बढ़ाई जा रही है। मिशन इंद्रधनुष के तहत 2024 तक करोड़ों बच्चों को जानलेवा बीमारियों के खिलाफ टीके लगाए जा चुके हैं और हामिला ख्वातीन को भी वैक्सीन दी जा रही है ताकि हमल ज़्यादा महफूज हो और बच्चे सेहतमंद हो। मैटरनल मोरालिटी रेट में भी नुमाया कमी आई है। 2014 से 2016 के दौरान ये रेट पर लाख लाइव बर्थ 130 थी, जो 2020 में घटकर सिर्फ 80 रह गई। इंद्रधनुष के जरिए मजबूत माँ, सेहतमंद बच्चा और एक महफूज मुस्तकबिल मिशन को मुमकिन बनाया जा रहा है। के मुतालिक आप देख रहे थे कि टीकाकारी की मुहिम सरकार किस तरह चला रही है। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल विकास सर आपसे है। ये जो मिशन है, मिशन इंद्रधनुष, इसके मुतालिक बहुत इख्तिसार से संक्षेप में हमारे नाजरीन को बताइए। जी, शुक्रिया रिजवी जी। जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा कि एक मकबूल और कामयाब प्रोग्राम है, तो कामयाब इसलिए कहेंगे कि 2014 में जब से इसकी शुरुआत हुई है और अब तक इसने लाखों बच्चों का वैक्सीनेशन किया है जो 2 साल से कम है, और अब तो इसका जो एक्सटेंशन है वो 5 साल तक के बच्चों के लिए हो चुका है, और साथ में इतनी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका वैक्सीनेशन हुआ है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो ट्रेमेंडस है। तो इसके साथ ही देखिए, आपने कहा कि हमारी जो अभी की नस्ल है और जो आने वाली जो नस्ल है, तो दोनों की ज़िंदगी सेहतमंद रहे, तो इसका एक बहुत ही तगड़ा प्रयास है। और ये जो प्रयास है इसमें एक किस्म से कहें कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने एक साथ मिलकर काम किया है। तो मुझे लगता है कि
ये मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे ये तो था एक छोटा सा तारुफ इस मिशन के मुतालिक। अब हम आपसे, विकास सर, आपसे दूसरा सवाल ये जानना चाहेंगे कि शुरुआत से लेकर अभी जो इम्यूनाइजेशन का मिशन चला है, या सन 78 से ले लीजिए, 1978 से अभी तक का सफ़र कैसा रहा? किस तरह से हमारा ये जो हेल्थ सिस्टम है ये और डेवलप कर रहा है और आगे बढ़ रहा है? आपको पता है वैक्सीनेशन, देखिए हालांकि इसकी शुरुआत तो लगभग 100 साल पहले हुई थी। वैक्सीनेशन जिसको हम कहें, स्मॉल पॉक्स के टीके बने, उसके बाद में टीके अलग अलग बन गए, तो फिर एक आइडेंटिफिकेशन धीरे धीरे होने लगा कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डेथ्स कौन सी हैं। तो अब देखा जाए कि 1000 में से करीब करीब 45 बच्चे ऐसे थे जिनको दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का शिकार होना पड़ता था। तो अब वो जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर काफ़ी कम हो गई है और वो इस समय 30 के आसपास है। तो वो काफ़ी जो चेंज आया है वो तो हम ये कहेंगे कि अंडर 5 मोर्टालिटी जो है, 5 साल से कम के बच्चों की जो शिशु मृत्यु दर है उसमें काफ़ी परिवर्तन यानी कि गिरावट आई है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक इसके सफ़र की बात है, मिशन इंद्रधनुष एक पहल है उन बच्चों के लिए जो दूर दराज में रहते हैं या जो डिफ़िकल्ट टू रीच एरियाज़ में रहते हैं या उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन की कवरेज कम है, यानी कि जहाँ पे टीके कम लगते हैं, या जैसे अर्बन स्लम्स हैं, जैसे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है, जहाँ पे एक किस्म से टीकाकरण की पहुंच अभी तक इतनी नहीं है। कंस्ट्रक्शन साइट्स है या ईंट के भट्टे हैं, जैसे आपने जी कहा। जी जी। तो उन जगहों पे वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसा देखा गया कि लगभग 90% के आसपास आपकी कवरेज होनी चाहिए। तो इसका मिशन था, गोल था कि 90% आपका वैक्सीनेशन होना चाहिए। तब आप देखिए शिशु मृत्यु दर में एक सिग्निफिकेंट गिरावट एकदम से देखेंगे। तो 83% के आसपास तो हम पहुंच चुके हैं और बहुत ही कम अनइम्यूनाइज बच्चे जो हैं वो बचते हैं। तो जहाँ तक आपने कहा सफ़र की बात, आपको पता है हम एक बहुत बड़े विशाल देश हैं और विशाल देश में अगर देखा जाए तो लगभग 2.5 करोड़ बच्चे हमारे हर साल पैदा होते हैं। तो 2.5 करोड़ टीकाकरण की ज़रूरत पड़ेगी। 2.5 करोड़ टीके नहीं, टीकाकरण की, क्योंकि 12 बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए आपको टीके की आवश्यकता है। तो आपको करोड़ों में टीकों की जरूरत और इन बीमारियों को शुरू से ही जानलेवा भी कहा गया है। जी 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 जी, ये बीमारियां जानलेवा हैं और ये डिसेबिलिटी भी पैदा कर सकती है। जैसे पोलियो है, भगवान ना करे किसी को हो गया तो उसके बाद में आप जीवन भर जो है वो जो आपका अंग है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो लाइफ थ्रेटनिंग तो है ही, मृत्यु तो हो ही सकती है, लेकिन इसके अलावा जो डिसेबिलिटी होती है वो लाइफ लॉन्ग होती है। या फिर अगर किसी को दिमागी बुखार हो गया तो दिमागी बुखार होने के बाद भी एक किस्म से जो दिक्कत है वो लाइफ लॉन्ग रह सकती है, चाहे मेमोरी में हो या लर्निंग में हो या बाद में फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस में बच्चे की दिक्कत आएगी। तो हम ये कहें कि एक किस्म से मिशन इंद्रधनुष ने वो काम किया है जो कि हमारे देश को परम आवश्यक। इस तरह से कह सकते हैं, जैसे अभी बात हुई कि ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, एक पूरी लाइफ को बचाने की बात होती है। अगर बीमारी हो गई तो वो इतनी बड़ी होती है और अगर उससे बचाव हो गया तो एक बहुत बड़ा काम हुआ, जैसा देखा जाए। बिल्कुल बड़ा काम हुआ, क्योंकि आपने कहा तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ज़रूरी है, प्रिवेंशन जो बहुत ज़रूरी है। हमेशा बोलते थे कि देखिए इलाज से बचाव बेहतर है, ये तो कॉमन एक सेइंग है, लेकिन बचना भी उसका भी एक तरीका है कि आप जो हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, आपने इतने सारी जगहों के नाम लिए, तो वहाँ पे आपको वैक्सीनेशन की पहुँच बनाना आवश्यक था और साथ में एक जागरूकता बनाना जरूरी था। इस पर आएंगे सर। जी। इससे पहले सुयशा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक जो हामला खातून होती है, प्रेग्नेंट वुमन होती है, उसको उसके न्यूट्रिशन के लिए, उसके हेल्थ के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? जैसे हाइड्रेशन की बात होती है, खूब पानी पीना या कि खून की कमी ना हो, इन सब चीज़ों पर रोशनी डालिए। शुक्रिया रिजवी जी। एक प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उसका जो वो फेज़ होता है बहुत ही न्यूट्रिशनली डिमांडिंग होता है, यानी कि उस समय पोषण की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पेट में एक छोटा बच्चा पल रहा होता है, वो भी ग्रो करता है। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी से पहले ही अपना न्यूट्रिशन स्टेटस को, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अब ये पोषक तत्व कौन से हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए जो कि हमें सीरियल से मिलते हैं, अनाज से मिलता है, मोटा अनाज है।
प्रोटीन हो गया जो कि हमें दूध, दही, पनीर, खोया, लस्सी, छाछ, दालें, मांस, मछली, इन सब चीज़ों से मिलता है। फिर कुछ हेल्दी फैट्स होते हैं जैसे जो कि हमारे घर में घी, तेल, ये सब यूज़ होता है, उससे मिलता है। और विटामिन एंड मिनरल यानी कि ये छोटे पोषक तत्व होते हैं जो फ्रूट्स और वेजिटेबल में मिलते हैं, जो कि एक स्वस्थ जीवन के लिए और स्पेशली प्रेगनेंसी से पहले बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा, और किन किन चीज़ों को मना किया गया है? कहते हैं कि कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। मना एज सच जो अनहेल्दी फैट्स हैं, जैसे डिब्बा बंद चीज़ें हैं, पैकेट बंद चीज़ें हैं, या अनहेल्दी चीज़ें हैं जो रेडी पर मिलती है, जो बाहर मिलती है, जिसमें कंटामिनेशन का चांस है, जिसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसी चीज़ों को प्रेगनेंसी के समय बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इससे शिशु की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब आएंगे फिर से मिशन की तरफ। जी। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि जो पूरा वर्क फोर्स है आपका हेल्थ सिस्टम का, जी दिल्ली से लेकर एक लास्ट जो आपका जो बच्चा है जी जी उस तक जी, जिसको जी, हम जी, जी। वैक्सीन देते हैं, जी और वहाँ तक पहुँचने में किस तरह की तैयारी होती है? मतलब एक ज़िला लेवल पर जैसे कहते हैं कि आशाओं को आप लेते हैं जी जी और आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, जी और फिर ज़िला स्तर पर भी होते हैं, प्रेरक्स होते हैं। जी जी तो उस विषय में कुछ बताइए कि किस तरह से एक ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि जी, बहुत बड़ा प्रोग्राम है इसको जी, चलाना। जी, ये देखिए पूरा एक कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज है। और कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज बोलें तो हम अगर सोचें कि एक ज़िले का एग्जांपल लें, जैसे फॉर एग्जांपल आप जयपुर में ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो वहाँ के जो सीएमओ हैं वो अपने ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, फिर मेडिकल ऑफिसर्स के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद में देखिए जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनके साथ में डिटेल्ड में डिस्कशन होगी, जिसको बोलते हैं पीआईपी, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान। उसके बाद में आशा एएनएम जो है, आशा दीदी, उनके साथ बैठ के विस्तार से चर्चा होगी कि आप कौन से ब्लॉक में जाएंगे, कौन से वार्ड में जाएंगे, आप किन किन बच्चों को लेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वैक्सीनेशन हो चुका है या नहीं हो चुका है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कुछ टीके लग चुके हैं, कुछ टीके नहीं लग चुके हैं। फिर जो टीकाकरण का पूरा एक जो शेड्यूल है उसको दिया जाता है, उसके साथ डिस्कस किया जाता है। फिर उसके बाद में इनकी ट्रेनिंग होती है कि आप मदर से कैसे बात करेंगे, कनेक्ट कैसे करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर रेजिस्टेंस आता है, कहीं पे दिक्कत आती है या समझ में कमी है या फिर एक किस्म से उनको मालूम नहीं है, तो उनको कैसे उनके साथ बैठ के चर्चा की जाए कि देखिए टीकाकरण बड़ा आवश्यक है। टीके से ना सिर्फ बच्चे की भी सुरक्षा होगी, अगर हम सिर्फ बच्चों की बात ना करें, मदर की भी बात करें, तो मदर को देखिए टेटनस के टीके लगते हैं, 2 टीके लगते हैं। तो ये जो चर्चा है ये विस्तृत चर्चा होती है, और एक किस्म से ये तो हम कहें कि जिसको बोलें कि प्लान है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान। लेकिन इसके अलावा टीके कहाँ से जाएंगे, कहाँ पे स्टोर होंगे, कितने टेम्परेचर पे स्टोर होंगे, उसके बाद में टीकों का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। और आपको पता आजकल तो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने टीकों के ऊपर तो अब ड्रोन का प्रयोग भी शुरू कर दिया है। जो ऐसे इलाके जहाँ पे टीके पहुंच ही नहीं सकते, जैसे पहाड़ी इलाका है या फिर जैसे अंडमान निकोबार जैसे के अपने कुछ हार्ड टू रीच एरियाज की बात की। यस यस, जस्ट एक एग्जांपल के लिए कि जैसे पहाड़ी का इलाका है, 30-40 घर हैं, कोई सड़क बनी नहीं हुई है, तो वहाँ ड्रोन से टीके भेज सकते हैं। अब ये तो बात हुई एक तरफ की कि हम किस तरह की तैयारी करते हैं या कि मिशनरी किस तरह की तैयारी करता है, और अब एक उसका दूसरा पहलू भी है कि जो हमारा जो कम्युनिटी है उसको कैसे मोबिलाइज़ करते हैं, कैसे अवेयरनेस उसमें लाते हैं। इसके लिए मोबाइल टीमें भेजते हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा है। जी 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 जी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है देखिए। लेकिन सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि टीकाकरण अभियान का एक लीफलेट सा बनता है जो कि अक्सर कपड़े पे प्रिंटेड होता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। तो वो लगाते हैं कि पोलियो का टीका लगेगा, पोलियो का अभियान, पल्स पोलियो अभियान के बारे में आपने सुना होगा बहुत बार। जी जी। तो ये सबसे पहली जो बोलें कि कम्युनिटी एडवर्टाइजमेंट होती है। उसके बाद अगर गांव स्तर की बात या ब्लॉक स्तर की बात करें, जिले स्तर की बात करें, तो आशा और एएनएम को ये जानकारी विस्तृत तौर पे दी जाती है कि कब कब जो है टीका लगेगा, कौन सी डेट पे लगेगा, कितने समय से कितने समय तक होगा, आपके पास जो नियरेस्ट पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या जिला अस्पताल है, वो कहाँ पे है। तो इन सब की एक विस्तृत चर्चा होती है। ये आशा को, एएनएम को, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं,
तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये सूचना भेजी जाती है और ये सूचना जो है फिर जिसको बोलें कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर करती है। तो वहाँ पे जब सूचना पहुँच जाती है तो एक किस्म से सबको पता चल जाता है कि फ़लाँ दिन पे फ़लाँ समय पे ये टीके लगने हैं, तो आप अपने 2 साल तक के बच्चों को लेके आएँ और उसके साथ में अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको भी साथ लेके आएँ, ताकि सबका वैक्सीनेशन सुनिश्चित हो सके। इसके बाद सुयशा, आपसे जानना चाहेंगे कि हमने बात की अभी हामिला खातून के न्यूट्रिशन से संबंधी कि एक प्रेग्नेंट वुमन है उसको कैसा न्यूट्रिशन। अब बच्चे पर आते हैं, जो बच्चा पैदा होता है उनकी कैसे देखभाल करते हैं अगर न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो? सबसे पहले जब एक बच्चा पैदा होता है तो फर्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मदर है उसके साथ उस बच्चे का स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके कई फ़ायदे हैं। सबसे पहला, माँ और शिशु के बीच में ना बॉन्ड बनता है, एक प्रेम बनता है, जिसकी वजह से जो मदर है वो दूध प्रोड्यूस कर पाती है और विद इन द पहले ही घंटे के अंदर उस शिशु को स्तनपान करवा देना चाहिए। अब जो ये दूध है, माँ का दूध है, ये बच्चे के लिए अमृत की तरह होता है। स्पेशली जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है वो अमृत की तरह एक बच्चे के लिए होता है, जिसे कोलोस्ट्रोम कहते हैं। अब इस दूध के अंदर, जैसे हम मिशन इंद्रधनुष की बात कर रहे हैं, हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो ये जो पहला पीला गाढ़ा दूध है इसके अंदर बच्चे की पहली वैक्सीन होती है। इसके अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो उस शिशु को किसी भी रोग से बचा सकते हैं। अच्छा, अब ये कि बच्चे को गाढ़ा पीला दूध, जो पहला दूध होता है, वो पिलाना चाहिए। इसके अलावा अगर बच्चे में और कुछ, अच्छा, महिलाओं में जिंक की गोली, जैसे इस मिशन में ज़िक्र है कि न्यूट्रिशन पर ज़्यादा ज़ोर है, इम्यूनाइजेशन पर ज़्यादा ज़ोर है, तो जिंक की गोली, ORS, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ये क्यों ज़रूरी होता है मैडम, आप बताइए। जो ये सब आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक, ORS, इन सब की ना एक प्रेग्नेंट वुमन को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक शिशु भी है उसके अंदर और उसकी खुद की रिक्वायरमेंट भी है न्यूट्रिएंट की। तो इससे क्या होता है, जैसे आयरन, फॉलिक एसिड की गोली की आवश्यकता क्यों है? ताकि उसका खून बढ़े, उसके अंदर किसी तरीके का नर्व डिफेक्ट ना हो बच्चे के अंदर। ORS इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि उसको डिहाइड्रेशन से, पानी की कमी से बचाते हैं और साथ में नर्व फंक्शन भी उसका अच्छा रहे, इसीलिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए, इसीलिए इन सब चीज़ों की ये पूरा एक पैकेज है सर। वैक्सीन्स के अलावा बाकी चीज़ें भी हैं। अब सर, डॉक्टर साहब, आपसे ये सवाल कि ये सारा प्रोग्राम तो बन गया, मोबिलाइजेशन भी हो गया, हमारी टीमें भी तैयार हैं, अब उनका कुछ रिव्यू होता है, आपकी टास्क फोर्स जाती है, जो पूरी चीज़ें, ये जो कार्यक्रम चलाया गया, इसकी जांच, इस पर क्या कहेंगे? जी, देखिए, एक स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग होती है जिसमें मेडिकल ऑफिसर इंश्योर करते हैं कि आपके इलाके में, आपके कम्युनिटी सेंटर में, पहली बात तो मेडिकल ऑफिसर के अंडर कितने ब्लॉक्स आते हैं, कितने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आते हैं, तो ये सीनियर मेडिकल ऑफिसर होते हैं जनरली। तो ये इनसे एक रिव्यू लिया जाता है कि कितने प्रेग्नेंट वुमेन हैं आपके एरिया में और कितने बच्चे हैं जो 2 साल से या 5 साल से नीचे के हैं, और फलां डेट पे आपका टारगेट क्या था, सबको वैक्सीनेट करने का था, तो कितने वैक्सीनेशन आपके हुए। ये तो नंबर 1 बात है। नंबर 2, जिसको बोलेंगे वृहद रूप से अगर देखा जाए तो इस बात की एक आवश्यक तौर पे जांच होती है कि 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में इसका इम्पैक्ट कितना है। एक तीसरा होता है थर्ड पार्टी इवेल्युएशन, जिसको बोलते हैं, वो नेचुरली, नॉर्मली, स्पॉन्टेनियसली भी लोग करते हैं, एक किस्म से डेटा इकट्ठा करके, क्योंकि डेटा पब्लिक डोमेन में भी होता है, बहुत बार साइंटिफिक पब्लिकेशंस भी होते हैं। तो जैसे 2021 में एक साइंटिफिक पब्लिकेशन आया, तो वो साइंटिफिक पब्लिकेशन ने हिंदुस्तान के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बुरी प्रशंसा की कि देखिए वैक्सीनेशन हो रहा है और हम अपने टारगेट्स को मीट कर रहे हैं। 90% वैक्सीनेशन कवरेज हमें अचीव करना है और उसको सस्टेन भी करना है। तो एक किस्म से मॉनिटरिंग जो है वो मल्टीपल लेवल पे होती है, जिसमें हम कहें कि ग्रास रूट लेवल से लेके और टॉप लेवल से, जहाँ तक टॉप लेवल की बात है, इंटरनल रिव्यू भी होता है, मंत्रालय में भी इंटरनल रिव्यू होता है कि कितना % आपने अचीव कर लिया, कितना % बाकी है।
तो इन सब चीज़ों का एक किस्म से थॉरली रिव्यू होता है और उसमें जो जहाँ जहाँ पे भी कोर्स करेक्शन की आवश्यकता होती है तो वो की जाती है। डॉक्टर साहब, अगर हम वापस लौटें कि बीमारियों की तादाद पहले शुरू में कम थी, बाद में फिर बढ़ाई गई जैसा कि ज़रूरत समझी गई, अब सवाल ये आता है कि और आगे किस तरह से देखा जा रहा है चैलेंजेस के और आने वाली बीमारियों के लिए, और क्या स्कीम है, क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की? आपको पता होगा, देखिए कि कोई बच्चा छूट ना जाए, सुरक्षा चक्र टूट ना जाए, कहावत आपने अक्सर सुनी होगी। तो इसमें ऐसा था, शुरुआत में बीमारियां जिनका कवरेज था मिशन इंद्रधनुष में कम था, बाद में और बीमारियां जोड़ी गई। आइडिया ये था कि जिस बच्चे का आधा वैक्सीनेशन हुआ है, अक्सर ऐसा होता है कि आपने बचपन में जन्म के समय पे जो आपका BCG का टीका लगता है, ओरल पोलियो का लगता है और हेपेटाइटिस B का लगता है वो लगवा लिया। उसके बाद जो आपका 6 हफ्ते में, 10 हफ्ते में, 14 हफ्ते में वो भी लगवा लिया। उसके बाद 1 से 2 साल वाले छूट गए, या फिर आपके जो 9 महीने से 12 महीने वाले जो हैं वो छूट गए। तो कहीं ना कहीं एक किस्म से गैप आ गया है। तो जो गैप आ गया है उसको कवर करना है। और फिर आपको पता है कि जैसे जैसे साइंस एडवांस करता है तो नई नई बीमारियां आती है। जैसे जैपनीज एनकेफेलाइटिस पहले नहीं था तो जोड़ा गया। उसके बाद में जो दिमागी बुखार है, मेनिंजाइटिस है, नहीं था, जोड़ा गया। उसके बाद में न्यूमोकोकल वैक्सीन है, निमोनिया, क्योंकि देखिए बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा बीमारी का कारण है, तो उसको जोड़ा गया। तो आगे भी हम ये नहीं कह सकते कि और कोई अगर बीमारी आती है तो उसका टीका नहीं जुड़ेगा। ये एक किस्म से ऑनगोइंग एक्टिविटी होती है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो एडिक्वेटली कवर्ड है। जो बीमारियां बच्चों को होती हैं वो बिल्कुल एडिक्वेटली कवर्ड है। और वैक्सीनेशन को होल हार्टेडली हमें सपोर्ट करना चाहिए, और टीका जो जब भी हो उसको लगवाना चाहिए नेचुरली। लेकिन एक खास बात है, जैसे पहले MMR होता था, मीजल मम्स रूबेला MMR, तो उसमें मम्स की जरूरत इतनी नहीं समझी गई कि भाई इसको MR ही करें, इसको मीजल्स एंड रूबेला ही करें। तो ऐसा भी होता है कि किसी टीके की आवश्यकता नहीं है तो उसको ड्रॉप भी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये समझेंगे टीकाकरण में सारी बीमारियों के लिए ही प्रिवेंशन जरूरी है। जो लाइफ थ्रेटनिंग हो, जो डिसेबिलिटी कर सकती हो, यानी कि जो जीवन को खतरा पैदा करती हो या फिर कोई अंग को भंग करने की क्षमता रखती हो कोई बीमारी, तो उसके लिए तो देखिए टीकाकरण आवश्यक है। डॉक्टर साहब, इंद्रधनुष मिशन 14 में आया जी, और उसके बाद फिर 17 में इंटेंसिव इंद्रधनुष मिशन की ज़रूरत पड़ी, इंटेंसिफाइड। जी। तो ये ज़रूरत क्यों दरपेश आई? आपको पता है, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि हर लेवल पे रिव्यू होता है। आशा ANM के लेवल पे रिव्यू होता है, तो जो नर्सेज हैं वो करती हैं। उसके बाद में रिव्यू जो है मेडिकल अफसर के लेवल पे होता है, तो वो देखते हैं कितने टीके लगे हैं आपके इलाके में, कितने बच्चे हैं जो बचे हुए हैं। फिर माइग्रेंट वर्कर बहुत होते हैं जो एक समय यहाँ हैं दूसरे समय वहाँ हैं, तो वो एक रिव्यू होता है। फिर एक देखिए टॉप लेवल पे टास्क फोर्सेस बनती हैं तो वो रिव्यू करती हैं। तो एक नीड फील हुई कि देखिए कोविड के समय में 2019 और 2020 मार्च से पहले वो बच्चे जिनका वैक्सीनेशन छूट गया था तो उनको वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। तो एक इंटेंसिफाइड फेज़ की आवश्यकता हुई, तो फिर ये फेज़ स्टार्ट हुआ। तो ऐसे ही जैसा हमने कहा कि वैसे तो एडिक्वेटली कवर्ड है, लेकिन भविष्य में कोई बीमारी आती है, अब जैसे कोविड है, हमें पता ही नहीं था कि कोविड आएगा, किसी को भी नहीं पता था, लेकिन आ गया, तो अब ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। तो जो बीमारियां हैं उनका स्पेक्ट्रम जो है समय के साथ बढ़ता रहता है। तो अगर स्पेक्ट्रम बढ़ता है, जैसे जैपनीज एनकेफेलाइटिस है, आपको पता है गोरखपुर के इलाके में जैपनीज एनकेफेलाइटिस की समस्या रही है। तो कहीं भी फॉर दैट मैटर मुजफ्फरपुर लगाएं या किसी भी इलाके में अगर होती है तो एक किस्म से आपको फिर उसके लिए एक एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो इसीलिए इंटेंसिफाइड जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसकी आवश्यकता महसूस हुई। अगला सवाल मेरा सुयशा मैडम आपसे, कि हमने न्यूट्रिशन की बात की, हमने उन चीज़ों की बात की, उन न्यूट्रिशन की बात की कि जिसकी ज़रूरत एक हामला खातून को होती है। अब एक सवाल और होता है कि बात हो रही है ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की, बात हो रही है एक बच्चे और उस माँ को बचाने की। तो यहाँ अब साफ़ सफाई पे बात करते हैं कि सैनिटेशन का क्या रोल है, कितनी साफ़ सफाई रखनी चाहिए, क्या क्या उस पर ध्यान रखना चाहिए? सैनिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भारत में कुपोषण काफ़ी रैम्पेंट है। तो कुपोषण का एक रीज़न होता है साफ़ सफाई से खाना नहीं पका गया है,
उससे इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन से एक बच्चे का भी और एक माँ का भी न्यूट्रिशन स्टेटस बहुत लो हो जाता है, कम हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होकर फिर से जब खाना एक ऐसी अस्वच्छ जगह पे कुक होगा, वो वापस इन्फेक्शन होगा। इसीलिए सैनिटेशन, साफ़ सफाई से कुक्ड खाना और दूसरा साफ़ पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जगह को भी साफ रखना। बिल्कुल, जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ पर साफ़ सफाई होनी चाहिए। अब जो गंदी जगह होती है वहाँ पर माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, जिनकी वजह से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जी जी जी। इसमें मैं थोड़ा सा बस ऐड करना चाहता जी, जी, हूँ। मैम। आपको पता है अभी स्वच्छता ही सेवा का जो सप्ताह है वो चल रहा है जी। और ये एक विस्तृत कार्यक्रम है और पिछले 10 साल में हमने इसमें काफ़ी अचीव किया है। तो जो बीमारियां हैं उनके नंबर में, संख्या में कमी आई है। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं अब वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहे हैं। और अभी एक और कार्यक्रम चल रहा है अभी स्पेशली महिलाओं के लिए, आपको पता होगा, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। तो इसमें 75,000 के आसपास स्वास्थ्य कैंप जो पूरे देश में लगाए जा रहे हैं और अभी 2 कैंपों में मैं खुद शामिल रहा हूं। तो हमने बहुत सारी महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की, जिसमें बीपी, शुगर और एनीमिया की टेस्टिंग की। और जो मेरे गायनिकोलॉजिस्ट कोलीग्स हैं तो उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की भी जांच की। तो स्वास्थ्य और स्वच्छता का सीधा संबंध है। अगर आप साफ रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। वैक्सीनेशन से बात शुरू होती है, हम पहले ही उन बीमारियों से बचा लेते हैं, उन काले अंधेरों से जो बरसों से बीमारी की शक्ल में, जैसे मेनिंजाइटिस है या कि रोटा वायरस की बात करते हैं, पोलियो की बात करते हैं, तो ये इन्हीं को दूर करता है। ये इंद्रधनुषी रंग, इस रंग से जो उजाला आता है वो बीमारियों को भगाता है, जैसा कि लोग कहते हैं। अब अगला सवाल ये डॉक्टर साहब कि हमने टास्क फोर्स भी भेज दी, सारा कुछ कर लिया। अब ये कि इस मिशन को दूर दराज पहुंचाते हैं, हार्ड टू रीच एरियाज़ में जब हम ले जाते हैं, तो न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बल्कि बहुत से प्लेन्स ऐसे हैं जहाँ बहुत अंदर जाके गांव होते हैं। जी। तो ये चीज़ें जो कि कहते हैं कि बहुत ठंडे में रख के इसको ले जाया जाता है, ये कैसे उन तक पहुंचती हैं? इसमें पूरी मैकेनिज्म क्या है? जी मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे वर्कर्स हैं रिजवी जी, उनके अंदर इतना तगड़ा रेजिलियंस है, इतना तगड़ा जज्बा है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो आप देखिए, मैंने राजस्थान में काम किया, फील्ड में काम किया, तो जोधपुर के आसपास के एरिया में बहुत गर्मी होती है मई जून में। कोविड के समय में काम किया, तो उदयपुर में भी काम किया। उदयपुर में बारिश होती है, झीलों का शहर कहा जाता है, लेकिन बहुत एरिया पहाड़ी एरिया भी है, तो वहाँ पे पहुँचना एक बड़ा चैलेंज है। और पहाड़ी इलाके कुछ तो ऐसे होंगे कि 2, 4, 5, 10 घर होंगे और उसके बाद में वहाँ पे जाना ही मुसीबत है। और साथ में स्नेक बाइट का डर होता है और जंगली जानवर का एक एक्स्ट्रा डर होता है। बाकी सेफ्टी सिक्योरिटी के जो भी लोकल मसले हैं वो तो हो ही सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो हर एक परिवार के संपर्क में रहते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनका टीकाकरण करते हैं और किसी भी बात की परवाह किए बिना एक किस्म से अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो ये जो समर्पण की भाव है, देखिए इसको तो सलाम है। और इसी समर्पण के भाव की वजह से हमारी जो अंडर 5 मोर्टेलिटी है और जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन में मैटरनल मोर्टेलिटी है वो कम हुई है। और इसको हमें और कम करने की ज़रूरत है ताकि हमारा जो बच्चा है, हमारी जो जच्चा है, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। बेशक, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम, दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क जी, और इतनी कामयाबी के साथ इसका एग्जीक्यूशन, ये बिना फील्ड वर्कर्स की दिन रात की गहरी और कठोर मेहनत के मुमकिन ही नहीं हो सकता है। काबिल तारीफ़ है वो लोग जो कि पहाड़ों तक जाते हैं, नदियाँ पार करते हैं, गर्मी के मौसम में वैक्सीन्स को संभाल के उन बच्चों तक ले जाते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनकी ज़िंदगियों को बचाने की ज़रूरत है। अब अगला सवाल मैडम आपसे ये है कि वो बच्चे जो कि
2 साल के हैं, उनको वैक्सीनेशन भी हो गया है, सारा कुछ हो गया है, उनके खान पान जो कि थोड़ा बड़े हो रहे हैं, उनके खान पान की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए? जब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी सिर्फ स्तनपान ख़त्म हो जाता है और शिशु थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है पोषण की। इसीलिए उसको धीरे धीरे अपनी प्लेट में से, फैमिली पॉट में से, जो घर के सभी लोग खा रहे हैं उसमें से धीरे धीरे उसका खाना शुरू करना चाहिए। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि शिशु का टेस्ट उस समय डेवलप होता है तो वो हेल्दी खाने की तरफ अग्रसर होगा। तो उसको सबसे पहले हम लोग सॉफ्ट फूड से स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर बहुत सारा पोषण एक साथ होता है, क्योंकि शिशु का पेट बहुत छोटा होता है, इसीलिए हमें उसको हमें डेंस पोषण देना है। तो जैसे मैश करा हुआ केला हो गया, उबला हुआ सेब हो गया, उसको मैश करके, या फिर उबला हुआ नाशपाती हो गया, दलिया हो गया, थोड़ा गाढ़ा दलिया, थोड़ी गाढ़ी खिचड़ी, ऐसी चीज़ें हमें उसको देनी शुरू करनी चाहिए। दाल का पानी, चावल का पानी, पनीर का पानी, ये सब बहुत ही हेल्दी चीज़ें हैं जो हमें एक शिशु को देनी चाहिए। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है उसके थोड़े दांत भी आ जाते हैं, 1-2 दांत आ जाते हैं, तो उस समय हमें उसे गाजर खिला देनी चाहिए, एक सेब खिला देना चाहिए ताकि उसके दांत प्रॉपरली ग्रो करें। साथ ही स्तनपान तो चलते रहने देना चाहिए। जितना ज़्यादा फीमेल स्तनपान करती है उसके लिए भी फ़ायदा है, ब्रेस्ट कैंसर से खतरा कम होता है, वो अपना वज़न भी घटा सकती है ब्रेस्ट फीड करके। तो और शिशु के लिए भी फ़ायदा है, उसको कंटिन्यूअसली कैल्शियम वगैरह मिलता रहता है। कैल्शियम से मुझे ये याद आता है कि हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी एक शिशु को देने चाहिए ताकि उसकी बोन स्ट्रांग हो, क्योंकि रिकेट्स का खतरा बच्चों में होता है। साथ में धूप में बिठाना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को ताकि उनको विटामिन डी एडिक्वेट मात्रा में मिले। बात यहीं पे आती है कि वैक्सीनेशन तो हो गया, मगर सप्लीमेंट, एक तो नेचुरल सप्लीमेंट जिसको आप आपने कहा कि अगर दूध का ज़्यादा इंटेक होगा तो हड्डियाँ उसकी मजबूत रहेंगी। जी आप क्या कह रही थी और आगे कुछ बताइए। जी, तो विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी होता है, तो नेचुरली विटामिन डी हमें धूप से मिल जाता है, तो सप्लीमेंट की ऐसी आवश्यकता पड़ती नहीं है यदि हम शुरू से धूप में खेलें। बच्चे जैसे खेलते हैं, धूप में लिटा दिया थोड़ा सा, सुबह की धूप में, ज़्यादा धूप में भी नहीं। और साथ ही में कैल्शियम रिच प्रोडक्ट जैसे रागी है, रागी का हलवा, रागी की रोटी, रागी का डोसा, ये सब बना के खिला सकते हैं। साथ में हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक है, उसमें भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। दूध, दही, पनीर, इनमें तो होता ही है। तो ये सब गुड सोर्सेज है कैल्शियम के लिए, जिससे बच्चे की हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये सवाल कि अब कहते हैं कि हम तो डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं और सारा कुछ डिजिटली हो रहा है। जी, तो इसका क्या क्या लाभ इस मिशन में उठाया जा रहा है? जी, आपको कोविन के बारे में पता होगा। कोविन ऐप जो है कोविड के टाइम पे बना था, और जो कोविन ऐप था उसमें आपके टीकाकरण की जानकारी, आपके आसपास जो है कोई इन्फेक्टेड पेशेंट तो नहीं घूम रहा है, आपको उससे दूरी बनानी है, ये सब जानकारियाँ कोविन ऐप के माध्यम से दी गई। और आपको पता होगा कि बहुत सारे मुल्कों ने इस पे बहुत ज़्यादा अचरज किया कि देखिए हमने बहुत कम समय में इतनी बड़ी जो आपदा थी उसको कंट्रोल किया, और ये डिजिटलीकरण का एक सीधा सीधा सबूत है। तो अब तो डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड जो हैं आपके वो रखे जाते हैं, तो अब हमारे पास में डिजिटल सुविधा जो है वो मौजूद है। तो एक तो ये कि आप आयुष्मान भारत के साथ जुड़ें, आयुष्मान भारत अपना कार्ड बनाएं, तो वो फिर आपको नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है उसके साथ सीधा जोड़ेगा। तो जैसे ही आप नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ जुड़ेंगे तो आपके जो ओपीडी कार्ड्स हैं, आप सोचिए कि उनके जो पीडीएफ्स हैं वो भी वहाँ पे स्टोर हो सकते हैं। तो जो बच्चे का वैक्सीनेशन डिटेल है, प्रेग्नेंट वेमेन का वैक्सीनेशन डिटेल है, तो वो उसके ऊपर अवेलेबल हो सकता है। और साथ साथ क्योंकि आज के दिन सोशल मीडिया देखिए इतना ज़्यादा प्रचलन में है, पॉपुलर हो गया है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो वैक्सीनेशन से रिलेटेड खबरें हैं तो वो आप उनको भी देख सकते हैं, आप अपनी जानकारी जो है बढ़ा सकते हैं। आप अगर एक वॉलंटियर हैं तो वॉलंटियर के तौर पे अपने गांव में, अपने कस्बे में, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो टीकाकरण के बारे में आप बाकी लोगों को जानकारी भी दे सकते हैं डिजिटल माध्यम से।
जी, जी। अब एक सवाल ये कि हमने तो सिस्टम की बात कर ली, ट्रेनिंग की बात कर ली, ये सारा कुछ कर लिया। अब ये कि इस मिनिस्ट्री को जो कि इस प्रोग्राम को चलाती है, इसके अलावा और भी दूसरे मंत्रालय हैं जो इसके साथ अटैच्ड हैं, जो इस प्रोग्राम को चलाने में सहयोग दे रहे हैं, उस विषय में कुछ बताइए डॉक्टर साहब। जी जी जी, जैसा हमने बिगिनिंग में कहा कि ये मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को एंगेज करके और ऐसा कार्यक्रम बना था जो हमारी यूनिटी का बहुत तगड़ा सबूत है। तो उसमें हम ये देखें कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ये योजना शुरू की 25 दिसंबर 2014 को। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर इसके साथ जुड़ा, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसके साथ जुड़ी। तो ये एक कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज है। तो तभी मैंने कहा कि अगर आप एक वॉलंटियर हैं तो यूथ अफेयर के साथ जुड़े हैं, अगर आप एक प्लेयर हैं फॉर एग्जांपल और आपके फॉलोअर्स 1000 फॉलोअर्स हैं, तो आप भी जानकारी अपने जो फॉलोअर्स उनको दें। अगर मिशन इंद्रधनुष के तहत कोई कैंपेन हो रहा है, कोई कैंप लग रहा है, तो आप बताएं कि टीकाकरण होगा, उस दिन होगा, आप वहाँ पे जाइए, टीके लगवाइए। जो शेड्यूल है स्टेट टू स्टेट वो थोड़ा वेरी करता है, तो आपके स्टेट में जो भी शेड्यूल फॉलो होता है तो आप टीकाकरण के अभियान में ना सिर्फ एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, दूसरों को भी इनकरेज करें कि आप भी टीकाकरण में अपना जो योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है, वो दें। तो एक किस्म से हम कहें कि मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी और ये तभी हो सकता। देखिए हम 140 करोड़ के देश हैं, सीधी सी बात है। तो अगर हम कहें कि एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन इसको अपने तरीके से और अपने हिसाब से चलाए तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसमें तो सबका साथ, सबका विकास ये तभी संभव है जब सब साथ जुड़ते हैं, कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज होती है। तभी देखिए विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये। तो अब बहुत सारे जो मुल्क हैं उनकी आबादी इतनी नहीं है जितने टीके तो हम हर साल इस मिशन के तहत सिर्फ बच्चों को लगाते हैं। न सिर्फ बड़ा प्रोग्राम है बल्कि कामयाब प्रोग्राम है, जैसा कि डेटा बताता है जी कि हमने करीब 90% तक इसमें कामयाबी हासिल कर ली है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जी छोटे मुल्क जिनकी आबादी कम होती है उनके लिए शायद ये काम आसान हो, मगर हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जिनकी सबसे बड़ी आबादी है दुनिया की, इतना बड़ा प्रोग्राम और इसको मिशन कहना सचमुच बहुत सही है, क्योंकि एक मिशन है, एक मुहिम है। जी जी मुहिम है, बिल्कुल आखिरी बच्चे तक। अच्छा, ये कि कुछ लोग, कुछ बच्चे हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं या पार्शियली वैक्सीनेटेड हैं, जी। तो ये कैसे हम तय कर पाते हैं और किस तरह से इस चीज़ को बताया जाता है? देखिए सबसे पहले तो हम उसका जो वैक्सीनेशन कार्ड है वो देखते हैं। अगर वैक्सीनेशन कार्ड नहीं है तो मदर से बात करते हैं या फिर जो एरिया की आशा है उससे बात करते हैं। आशा को आप देखिए, सरप्राइजिंगली आशा को बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, उसको पता होता है कि कहाँ पे वैक्सीनेशन है, कहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं है। तो अब अटेम्प्ट यही है कि जो अनवैक्सीनेटेड या पार्शियली वैक्सीनेटेड बच्चे हैं उनको ढूंढा जाए। कोई अगर क्लस्टर है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए। क्लस्टर आइडेंटिफिकेशन का काम जो है वो ऑनगोइंग है, वो समय समय पे चलता रहता है। और हम ये कहें कि पीरियोडिकली, बिना किसी फैनफेयर के, बिना किसी शोरोगुल के, साइलेंटली ये काम चलता रहता है। और जैसा आपने कहा, हम इतने बड़े मुल्क हैं तो इतने बड़े मुल्क में कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज चाहिए और बहुत तगड़ा सपोर्ट चाहिए और कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन चाहिए और गवर्नमेंट का विल पावर चाहिए। ये भी साबित हो गया है कि मौजूदा सरकार जो मेंटरशिप है अपनी, जो गार्जियनशिप अपनी, वो बखूबी निभा रही है। इसकी जीती जागती मिसाल है ये इंद्रधनुष मिशन। बिल्कुल। अब सुयशा जी, आपसे ये सवाल कि वो माएँ जो कि वर्किंग वुमन होती हैं या वैसे लोग जिनके पास हैंड्स की कमी है, कुछ ऐसा कोई ऐसा शॉर्टकट सा मेथड, कुछ कैसी रेसिपीज़ जो कि वो बना के रख लें या कि जल्दी बन जाए, जिससे कि सबका काम चलता रहे। क्योंकि शहरी ज़िंदगी में, या कि अभी बात हो रही थी कि ईंट भट्टे पे काम करने वाली औरतों के बच्चों तक के तहफ़्फ़ुज़ की बात सरकार सोचती है और ये उसकी ज़िम्मेदारी भी है। तो इस विषय में, इस संबंध में आप क्या कहेंगे, क्या किस तरह से होता है? तो यदि हम महिलाओं की बात करें जो वर्किंग है, वो अपने लिए, हम उनके पोषण की बात करते हैं पहले, कि
वो अपने लिए लड्डू बना के रख सकती हैं। अब जैसे लड्डू कभी ख़राब नहीं होगा, बेसन का लड्डू, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के, मखाने डाल के, बीज डाल के, या रागी का लड्डू हो गया, बाजरे का लड्डू हो गया, ये सब चीज़ें कभी ख़राब नहीं होती। तो दूध के एक गिलास के साथ एक लड्डू ले लिया, वो एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट है। कुछ नट्स हो गए जैसे बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, ये सब खा सकते हैं। अगर हम सस्ते ऑप्शंस की बात करें तो मूंगफली सबसे एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, जो एक महिला अपने साथ कैरी भी कर सकती है। अब और क्या ऑप्शंस हैं, जैसे स्प्राउट्स हैं, अंकुरित दालें हैं, काले चने, मूंग की दाल को अंकुरित करके आप रख सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिए, उसको 1 हफ्ते तक आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें प्रेशर कुकर में थोड़ी सी सीटी लगा के, वो एक प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट है। तो ऐसे ऑप्शंस हैं। आप गुड़ की चिक्की बना लें, या फिर अंडा उबाल लें, जल्दीबाजी है सुबह नाश्ते के लिए, एक अंडा ही उबाल लिया या ऑमलेट बना लिया। तो ये जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ हैं जो महिलाएं खा सकती हैं। एक बहुत सिंपल रेसिपीज़ होती है हमारे देश के अंदर, जैसे खिचड़ी है, खिचड़ी के अंदर सब्जियां डाली, एक सीटी लगा दी, वो खिचड़ी रेडी हो जाती है। उसमें सब्जियां भी हो गई, दाल भी हो गई, चावल भी हो गए, कंप्लीट प्रोटीन होता है दाल और चावल का कॉम्बिनेशन। तो ये हाई प्रोटीन और कम समय में बनने वाली कुछ रेसिपीज़ हैं। और ये भी ज़रूरी है कि माएँ अपना ख्याल रखें, ये नहीं कि ज़िम्मेदारियां हैं तो सिर्फ बच्चे की तरफ ही तवज्जो ज़्यादा हो गई और ख़ुद का ख्याल नहीं रखा, क्योंकि एक सेहतमंद माँ का होना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चा भी सेहतमंद होगा। ये सब चीज़ें हैं जिसको लोग नज़रअंदाज कर देती हैं माएँ अपने घर के काम और बच्चों की देखभाल में। ये उसको ज़्यादा तवज्जो देती हैं बच्चों की तरफ और खुद की सेहत को ख़राब कर लेती हैं। आप क्या अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगी बच्चों की माँओं को कि वो अपना ध्यान रखें? मेरा एक मैसेज बच्चों की माँओं के अलावा उनके घर वालों के लिए है कि जो पुरुष हैं और जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी थोड़ा माँओं के लिए, स्पेशली जो वर्किंग भी हैं, जिनका छोटा बच्चा है, उनका देखभाल उनके घर वालों का भी दायित्व है। उनको भी थोड़ा सा सशक्त होके उनको सपोर्ट करना चाहिए। यदि घर में सामान लाना है तो वो ले आएं, या फिर उन माँओं को थोड़ा सा फोर्स करें कि आप अपना भी ध्यान रखें, आप खुद भी खाना खाएं। तो ये घर वालों के लिए एक मैसेज है। और महिला के लिए मैसेज मेरा ये है कि यदि आप अपना ध्यान नहीं रख पाएंगी तो आप अपने शिशु का, अपने परिवार का, अपने जॉब का भी ध्यान नहीं रख पाएंगी, क्योंकि अपनी हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कहते हैं ना फ्लाइट में कि ऑक्सीजन मास्क पहले आप अपना लगाएं, फिर दूसरे की सहायता करें। तो सेम चीज़ आपकी हेल्थ में भी है। यदि आपकी खुद की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, आप बाकी लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाएंगी। इसीलिए आपको अपना ध्यान पहले रखना है, फिर ही आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, आपका काम स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर साहब, इसी तरह से आपसे भी एक मैसेज के वो माँ बाप, वो लोग जिनके छोटे बच्चे हैं या जो कि माँ बाप जस्ट बनने वाले हैं, उनको किस तरह का ख्याल रखना चाहिए और इस मिशन का लाभ कैसे उठाना चाहिए, और आगे इस मिशन के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, संक्षेप में? जी। एक छोटी सी बात जिसको बोलते हैं शेयर्ड केयर गिविंग। तो शेयर्ड केयर गिविंग का मतलब है कि अगर मदर बिज़ी है और छोटा बच्चा जो है घर में है, तो हमारे यहाँ परंपरा है, दादा दादी, नाना नानी या चाचा चाची वो देखभाल करते हैं, या बुआ उसकी देखती है, जैसे भी। लेकिन ये हमारी एक बहुत तगड़ी परंपरा शुरुआत से ही रही है, तो उसको तो मजबूत करना चाहिए। 14 करोड़ केयर गिवर्स हैं हिंदुस्तान में, तो उनको मजबूती प्रदान करना आवश्यक है। तो अब बात आती है, आपने पूछा कि अगर कोई नया माँ बाप बनने वाला है, माँ बनने वाली है या पापा बनने वाले हैं, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले तो वैक्सीनेशन की जानकारी उनको उपलब्ध होनी चाहिए। आजकल आपको पता है कि कोई भी इंटरनेट से सर्च करके जानकारी निकाल सकता है। तो मिशन इंद्रधनुष के बारे में जानकारियाँ मौजूद हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, तो उसके ऊपर आप जा सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। आप सरल से सरल तरीका अपने एरिया की जो आशा बहन जी हैं, ANM है, उससे बात कर सकते हैं, या फिर मेडिकल ऑफिसर के पास जा सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पास जा सकते हैं। तो आपको एक रंगीन कार्ड मिलता है, उसमें सब बहुत सरल भाषा में लिखा होता है कि आने वाले समय के लिए बच्चे के लिए कौन कौन से टीके हैं जो कि आवश्यक हैं। इसमें मैं एक छोटी सी बात जो हमारे
अर्बन जो मदर्स हैं या मदर्स टू बी या फादर्स टू बी हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, वो अक्सर चिंतित होते हैं कि जो वैक्सीनेशन है इसका खर्चा बहुत है। तो वो तब होता है जब आप प्राइवेट में जाते हैं और सोचते हैं कि जो फैंसी वैक्सीन्स हैं, फैंसी वैक्सीन बोले तो देखिए अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग वैक्सीन्स आते हैं, तो उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके बच्चे को नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत कौन कौन से वैक्सीन ऐसे हैं जो कि परम आवश्यक हैं, जिसके लिए आपको ज़रूरत होगी ही होगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर मिशन इंद्रधनुष की कोई ड्राइव अगर चल रही है तो आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें सिर्फ खर्चे की चिंता नहीं करनी है, ये एक फ्री प्रोग्राम है और फ्री प्रोग्राम का आप लाभ उठाएं, आप जानकारी इकट्ठा करें और इसका लाभ उठाएं। तो डॉक्टर साहब और सुयाशा जी, आपका बहुत बहुत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में आए और इतनी मालूमाती बातें हमारे दरमियान हुई। तो नाजरीन, प्रोग्राम का अख्ताम इस जुमले से कि एक छोटे से मासूम से बच्चे के लबों पे जो मुस्कुराहट आती है और उसको देख के जो माँ बाप हैं उनको जो इत्मीनान होता है, जो मुतमईन होते हैं, जो खुशी मिलती है, यही कामयाबी है मिशन इंद्रधनुष की। तो इसके साथ ही प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक की पूरी टीम को और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।